शुरुआत अंधेरे की। एक होटल का खूबसूरत सा कमरा था। कमरे की खूबसूरती देखते ही बनती थी। एक प्यारा सा गोल बिस्तर, उसमें बिछा मखमली गद्दा और ढेरों खूबसूरत फूलदान और प्यारी तस्वीरें। यह होटल का हनीमून स्पेशल कमरा था, जहां एक खूबसूरत जोड़ा एक हफ्ते से रुके हुए थे। उसी कमरे में लगकर एक आलीशान गैलरी का जिस जिसमें लाल साड़ी पहने खूबसूरत लड़की डूबते सूरज को देख रही थी। वह बेहद खूबसूरत और गोरी रंगत लिए नीली आंखों वाली सुंदर लड़की थी, जिसकी शादी उसके माँ बाप ने बिना उसके मर्जी पूछे कर दी थी। वह आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन उसका यह सपना अब कभी पूरा ना हो पाएगा। यह डूबते सूरज के साथ अपने सपने को भी डूबते नम आंखों से देख रही थी और मन ही मन बोल पड़ी, सपना तेरा सपना टूट गया। सभी धीरे धीरे एक सकरस दचे पांच उसकी ओर बढ़ने लगी। वह उसके बिल्कुल पीछे खड़े हो गया और फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वह उसका पति अरमान मलिक था, जो कि एक गोरा निहायत जवान लड़का था। सपना के घर वालों ने उसके बाप की दौलत देखकर रिश्ते के लिए तुरंत हामी भर दी थी। अरमान उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके गले में किस करता हुआ बोला, आई लव यू जान। क्या हुआ? तभी उसका ध्यान गया कि सपना की आंखें नम हैं, वह रो रही है। इस बात से वह जरा परेशान हो गया और उसे अपनी ओर घुमाकर उसकी गर्दन अपने दोनों हाथों से पकड़कर अंगूठा कुछ यूं सामने फंसाया कि अब सपना चाहे जितनी कोशिश कर ले पर आसानी अपनी गर्दन नीचे नहीं कर सकती थी। अब सपना जरा शर्माने लगी। वह अक्सर शर्माने पर नीचे देखने लगती, इसलिए अरमान ने उसे ऐसे पकड़ा था। अब अरमान ने के आंखों में देखने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अरमान ने बड़े प्यार से उसके माथे पर किस किया और पूछा, क्या हुआ मेरी जान को? हिमम, आप से क्यों रहे हो? सपना बड़ी मुश्किल से झूठ बोल पाई कि कल हम इस खूबसूरत वादियों को छोड़कर चले जाएंगे ना, इसलिए जरा मैं भावनाओं से बहक गई। अरमान ने उसके लंबे पर किस करते हुए कहा, हम यहाँ दोबारा जरूर आएंगे जान। अब चली जल्दी यहाँ से, लोकल मार्केट से सभी के लिए कुछ सामान खरीद लेते हैं। सपना नजरें झुकाई हुई बोली, ठीक है, मैं जरा तैयार हो आती हूँ। अब अपना अंदर आकर अपने कपड़े बदलने लगी और सोचने लगी, क्या हुआ जो यदि मेरा आईएएस बनने का सपना टूट गया हो। सपनों का राजकुमार जैसा पति तो मिला है, मुझसे कितना प्यार करता है। सपना ने एक काली साड़ी पहनी जो कि पारदर्शी थी और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। अरमान तो उसे बस एक तक देखता ही रह गया। सपना ने कहा, आपकी ही बीवी हूँ, बाद में आराम से घूरते रहिए, अभी चलें, देर हो रही है। अरमान जैसे नींद से जगा और हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ। शाम का खुशनुमा संध्या की खूबसूरत बेला क्या समा बांध रही थी। सड़कों पर उसके जैसे ही और कई जोड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल घूम रहे थे। सपना आज बहुत खुश थी। वह अरमान को अपनी जिंदगी में पाकर खुद को खुद नसीब समझ रही थी। तभी अरमान बाजार से दूर एक अजीब सी पुरानी दुकान की ओर इशारा करते हुए बोला, सपना जरा सुनो, क्या हम उस दुकान में जाकर देखें? मुझे लगता है वहाँ हमें बढ़िया बढ़िया एंटीक सामान मिल जाएगा। पापा को एंटीक चीजें जमा करने का बहुत शौक है। सपना ने उस पुरानी नजर अजर को चुकी दुकान को देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, पर यह दुकान तो कितनी पुरानी और डरावनी लग रही है। मेरा दिल कहता है हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। जरा देखो ना, यह दुकान बाजार से कितनी अलग खड़ी है, जैसे अंधेरे में कहीं गुम हो। अरमान ने देखा, वाकई में एक अलग ही सड़क उस दुकान तक जाती है, तो नीम अंधेरे में डूबी हुई थी। वह दुकान भी बस दिए और मोमबत्ती की रोशनी में दिख रहा था। अरमान ने कहा,
हाँ, वो तो लेकिन हो सकता है कि ये मार्केटिंग का कोई नया तरीका हो। मतलब देखो ना, उस दुकान पर को बोर्ड टंगी है जिसमें पुरानी हवेली लिखा है। वह किसी मोमबत्ती या दिए की रोशनी से नहीं चमक रहा है, वह तो बिजली से ही चमक रहा है ना। सपना उस बोर्ड को घूरने लगी और आस अरमान उस पर हंसता हुआ उसका हाथ पकड़े उस दुकान की ओर बढ़ने लगा। सपना का मन अभी भी उस दुकान में जाने का नहीं था। वह अरमान से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी। उसने फिर एक बार कहा, अरमान प्लीज मुझे वहां नहीं जाना। यह दुकान बाहर से ही कितनी डरावनी है, मनहूस लगती है। नहीं तो मैं यहीं बाहर रुकती हूँ, तुम जाकर कुछ खरीद लाओ। अरमान उसकी नादानी पर अपनी हंसी रोकते हुए बोला, चुपचाप चलो, वहां क्या कोई चुड़ैल या डायन बैठी है जो आपको कच्चा चबा जाएगी। अरमान सपना का हाथ पकड़े जोर जबरदस्ती से उस दुकान पर ले जा रहा था और सपना ने अपनी एड़ी चोटी का बल लगा लिया, लेकिन अपने आप को अरमान से शिकंजे से न छुड़ा पाई। अब वो दोनों दुकान के अंदर थे। अरमान बड़े ही ललक और लालची भाव से दुकान में रखी सभी सामानों को देख रहा था, जबकि सपना अभी भी बेहद डरी सहमी सी पूरे दुकान में लगी सामानों को पूरे घुरे जा रही थी। उस दुकान में लकड़ी का लगभग एक सामान मौजूद था, जैसे कि चारपाई, बेलन, टेबल, कुर्सी, झूला और भी बहुत सारा सामान। सपना भी अब कुछ शांत हो गई और अरमान का हाथ छुड़ाकर दुकान के दूसरे कोने में चली गई, जहाँ कई सारे लकड़ी के खिलौने रखे हुए थे। वह सभी खिलौने लकड़ी के बने होने के बावजूद भी जीवंत लगते थे और चलते फिरते थे, जैसे कि हाथी, बाघ, भालू, घोड़ा। सभी न सिर्फ दिखने में आकर्षक थे, बल्कि किसी असली जानवर की तरह हिल-डुल सकते थे और अपने मालिक की बात मानते थे। सपना को यह दुकान अब किसी सपने जैसा ही लग रहा था। वह अब कुछ घबराने लगी थी, क्योंकि जब उसने एक घोड़े को उठाकर देखा तो उसे उसमें कहीं से भी कोई सेल या मशीन नहीं नजर आया। वह बस ठोस लकड़ी का बना एक खिलौना था। सपना उसे लेकर अरमान के पास गई और उसे चीखते हुए दुकान के एक कोने में ले जाकर कहने लगी, मैं कह रही थी ना कि यह दुकान और इसमें रखी चीजों में कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो यह देखो। ऐसा कहकर उसने अरमान के हाथ में वह लकड़ी का घोड़ा रख दिया और अब अरमान भी उस कठारती को काफी लगाव से घूरने लगा। सपना ने कहा, देखो, तुम्हें इस खिलौने में कहीं कोई सेल या मशीन नजर आता है? यह तो बस ठोस लकड़ी का बना खिलौना है ना, तो यह चल कैसे सकती है? अरमान सपना की बात ऐसे ध्यान से सुन रहा था मानो वह कोई पते की बात बता रही हो। अरमान ने लाख कोशिश की, लेकिन वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया और दुकान में ही जोर जोर से ठहाके मारकर हंसते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस खिलौने में भी किसी ने कोई जादू किया है? अरे तुम पढ़ी लिखी हो कर क्या बकवास करे जा रही हो? चलो इसके बारे में दुकानदार से पूछते हैं। अरमान तेजी से दुकान के गले की ओर बढ़ गया और जहां एक बूढ़ी महिला एक पुरानी टूटी कुर्सी में बैठी थी, उस बूढ़ी का चेहरा भी कुछ डरावना था। अरमान की भी चीख निकलते निकलते रह गई। सपना लगभग कांप रही थी। अरमान ने कांपते लफ्जों में बोला, दादी इस खिलौने में सेल कहाँ लगती है? उस दादी ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा, यह मेरी कला का रहस्य है जिसे मैं किसी को नहीं बताती। यह मेरी रचना है और इसका नाम चेतक है। यह कभी नहीं रुकता। अरमान उस बूढ़ी को घूरते हुए देखने लगा। उसे यदि कोई खास चीज नहीं लेनी होती तो अभी बूढ़ी अम्मा पर चिल्ला ही पड़ता। अरमान ने बात बदलते हुए कहा, कोई बात नहीं अम्मा, छोड़ो इस घोड़े को और मुझे तो वहां रख
ही वह घड़ी निकाल कर दिखाइए। बूढ़ी अम्मा ने फिर कहा, देखो, देखने वाली चीज नहीं है, वो खरीदनी है तो बोलो वरना चले जाओ। अरमान अब कुछ गुस्से में बोला, अम्मा यह कोई तरीका है अपने ग्राहक से बात करने का? मैं क्या आपको टाइम पास करने वाला लगता हूँ? मुझे वो घड़ी पसंद आ चुकी है, इसलिए दिखाने के लिए कह रहा हूँ। यदि बस बढ़िया रहा तो जरूर खरीदूंगा। अरमान यह सब गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला और सपना उसके पास सहमी सी आ गई। अब वह बूढ़ी अम्मा एक झटके से अपनी कुर्सी से उठी और चीख कर उस पुरानी घड़ी को बाहर निकाला। अब अरमान और सपना उस घड़ी को घूरे जा रहे थे। वह एक बेहद पुरानी लकड़ी से बनी फादर क्लास क्लॉक की थी, जिसका आकार लगभग 6 फुट लंबा था और उसमें कुछ डरवानी कलाकारी की गई थी। बीच में एक विशालकाय घड़ी थी जो 12 बजे रुकी हुई थी। घड़ी के दोनों तरफ दो मानव कंकाल की खोपड़ी बनी थी। सपना उस घड़ी को देखकर कुछ ना पसंदगी से बोली, अरमान यह घड़ी कितनी अजीब है, मनहूस लग रही है, इसका क्या करोगे? अरमान आगे बढ़कर उस घड़ी को हर तरफ से छू छू कर देखने लगा। वह सपना की बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला, क्या इसकी घड़ी सही चलती है? बूढ़ी अम्मा ने ना मैं बस सर हिला दिया। अरमान ने कुछ न पसंदगी से बोला, कितने में दोगी इसे? बुढ़िया दीवार की ओर एक पुरानी अलमारी में रखी बेहद पुरानी टीवी देखते हुए बोली, इसके 1000 लगेंगे। कीमत सुनकर अरमान का मुंह खुला का खुला रह गया। एंटीक फादर क्लॉक, वो भी शुद्ध लकड़े का बना, कम से कम लाख रुपया तक का होता, और यह बुढ़िया कितनी संकोच से बस 1000 रुपये ही मांग रही थी। अरमान अंदर ही अंदर बेहद खुश हुआ। उसने उसके अनुसार इस पागल बुढ़िया को यहाँ मौजूद चीजों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। अरमान ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वहां देखा जिधर वह बुढ़िया घूर रही थी, वह लकड़ी का बना पुराने जमाने का सादा टीवी था, जिसे देखकर ही लगता था कि वह किसी भी कीमत में चलने वाली नहीं है। अरमान ने उसे भी कुछ ललचाई नजरों से देखा और कहा, यह टीवी? बुढ़िया ने अपने हाथ की 5 उंगलियां दिखा दी। अरमान ने अपने जेब से 2000 का नोट निकालकर बुढ़िया को देते हुए बोला, मुझे वो पुराना टीवी भी चाहिए। बुढ़िया ने 2000 का नोट देकर कहा, मेरे पास 500 नहीं है। अरमान ने टेबल में रखी इस घोड़े को दिखाया और कहा, यह घोड़ा मेरी बीवी को बहुत पसंद है। सपना अरमान को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अरमान कुछ परेशानी से बोला, आपके पास कोई टैक्सी वाले का नंबर होगा? यह सामना यहाँ से होटल इकाई मून ले जाना है। वह बूढ़ी मुस्कुराकर बोली, इकाई मून में कौन सा कमरा? मेरे लोग इन सामानों को आपके कमरे में रख देंगे। अरमान खुशी खुशी कमरा नंबर बताकर चलता बना 51। इस उसके बाद दोनों किसी बढ़िया होटल में खाना खाने बैठे, जहां सपना अरमान से अभी भी नाराज थी और अरमान उसे मनाने की जगह चिढ़ा रहा था। रात का समय, वातावरण में ठंडी पसरी हुई थी। रात कीड़ों की आवाज और कुत्तों के भौंकने की आवाज रात को खौफनाक बना रही थी। सपना और अरमान को होटल वापस लौटने में कुछ देर हो चुकी थी। रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था, सभी सो रहे थे। सपना अब रूम नंबर 305 के सामने खड़ी दिल से प्रार्थना कर रही थी कि वह मनहूस सामान अंदर न पहुंचा हो जो अरमान ने अभी अभी खरीदा था। अरमान ने जैसे ही चाबी लगाकर ताला खोला, अंदर अपने सामान को देखकर बहुत खुश हो गया, जबकि सपना उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बाथरूम चली गई। सपना आज बहुत थक गई थी। वह कपड़े बदल कर सीधे सोने चली गई, जबकि अरमान अभी भी उस पुरानी घड़ी को निहार रहा था। सपना से रहा नहीं गया और उसने कुछ सख्त लहजे में कहा, अब उस कबाड़ को घूरना हो गया हो तो सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कल जल्दी उठकर सुबह की फ्लाइट भी पकड़नी है। अरमान उसे कुछ गुस्से में घूरता हुआ फादर क्लॉक को प्यार से सहलाकर लाइट बंद करके सो गया। रात के करीब
12 बजे घंटी की आवाज़ सपना के कानों में आने लगी, जिससे कि धीरे-धीरे उसने आंखें मलते हुए चादर एक ओर फेंका और अजीब भाव से यहाँ-वहाँ देखने लगी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उसने ध्यान से सुना तो उसे यह आवाज़ उस पुराने फादर क्लॉक से आती हुई लगी। उसने घबराकर कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि वह फादर क्लॉक बिल्कुल सही चल रही थी। उसका पेंडुलम हिल रहा था और उसमें लगे दो इंसानी कंकाल की आंखें एकदम लाल चमक रही थी। सपना एक पल से सिहर उठी और फिर धीरे से खुद को संभाला और समझाया। उसने मन में अब पहले आया कि अरमान को जगा दूं, फिर दुकान में उसकी हंसी याद आई और उसने अपने आप को रोक लिया। वह न जाने खुद उस क्लॉक के पास जाकर उस घड़ी के टिक टिक सुनने लगी। अचानक उस घड़ी के टिक टिक की आवाज आनी बंद हो गई और एक अलग ही मशीन जैसे घरघराती आवाज आई। सपना, तुम्हारा पति आज रात ठीक 12:15 में उस पुराने टीवी में कैद हो जाएगा। यह आवाज सुनकर सपना अपनी पूरी ताकत से चीख पड़ी, जिससे कि चैन से सोया अरमान हड़बड़ाकर उठ बैठा। जब उसने देखा कि उसकी बीवी उस पुराने फादर क्लॉक को देखकर डर से नीचे जा रही है, तो झट से अपने आगे बढ़कर सपना को गले से लगा लिया और शांत करने लगा। जब सपना का डर कुछ कम हुआ तो उसने उसे पानी दिया, फिर पूछा, कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? सपना रो पड़ी और कहा, नहीं, ख्वाब नहीं, हकीकत था वो सब। यह फादर क्लॉक अभी अभी चल रही थी। इसमें लगी कंकाल की आंखें लाल चमक रही थी। इसने मुझसे कहा कि आज रात ठीक 12:15 में तुम्हारा पति उस पुराने टीवी में समा जाएगा। अरमान ने पूरी कोशिश की लेकिन उसकी हंसी छूट गई। वह इतने रात गए जोर जोर से ठहाके मारकर हंसते हुए बोला, अच्छा तो मैं इस पुराने टीवी के अंदर चला जाऊंगा आज रात, और हंसते हुए लोटपोट हो गया। सपना जब बिलख पड़ी कि अरमान, मेरा यकीन करो, यह सब सच है। तभी अभी अभी मैंने अपने आंखों से देखा था कि यह क्लॉक चल रही थी। अरमान उस क्लॉक के पास जाकर उससे मजाक करने लगा, अरे वो पुराने फादर क्लॉक क्यों रात गए डरा रहा है? मेरी बीबी को सोजा करना, मैं मुझे जलाकर अपनी ठंडी मिटाऊंगा। अरमान के ऐसा बोलते ही वह पुरानी घड़ी फिर एक बार टिक टिक की आवाज करने लगी और उसी के साथ ही सपना की चीख निकल पड़ी। अरमान भी अब थोड़ा डरने लगा और पीछे हटने लगा। उसने सपना को समझाते हुए कहा, हो सकता है कि दुकान से यहाँ तक लाने में हुई उठापटक में यह कुछ ठीक हो गई हो। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं ठीक हूं ना। तभी अचानक टक की आवाज हुई और अब वह बाबा आदम खो के जमाने का दिमाग खाया टीवी चालू हो गया। यह देखकर दोनों की सांसें तेज होने लगी। कुछ देर खामियों की भिन्नाहट के बाद एक दृश्य दिखने लगा। उसमें एक खूबसूरत महिला काले बिलाव पहने कुरवे से भारी पानी भर रही थी। यह पूरा दृश्य ब्लैक एंड व्हाइट में था। यह किसी पुरानी फिल्म का सीन लग रहा था। उस महिला ने अपने मटके में पानी भरा और उसे अपने सर पर लाद कर चलने लगे। अब सिर्फ वही महिला सामने से चलती हुई नजर आ रही थी। वह चली जा रही थी। अचानक वह रुक गई और सामने ऐसे घूरने लगी मानो अरमान और सपना को घूर रही हो। उसके बाद का नजारा उसी के भी खून जमा देने के लिए काफी था। उस महिला ने अपने सर में रखा मटका नीचे पटका और अपना एक हाथ टीवी से बाहर निकालने लगी। यह देखकर दोनों पति पत्नी अब मदद को चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन शायद उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। वह महिला धीरे धीरे किसी छोटी सी खिड़की की तरह उस पुरानी टीवी के स्क्रीन से बाहर आने लगी और एक पल में वो दोनों के सामने खड़ी थी। वह अजीब साया कभी अरमान को तो कभी सपना को देखती और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी। उसका समूचा शरीर एकदम सफेद और बाल और कपड़े काले थे, लेकिन आंखें लाल जल रही थी। उसने अरमान की ओर देखा और कहा,
तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। कुंवर था। यह कहकर वह अरमान की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़ उसे टीवी की ओर खींचने लगी। अरमान ने बड़ी ताकत से सपना का हाथ पकड़ा हुआ था और डर से कांप रहा था। उसके रोते हुए कहा, सपना मुझे बचा लो। लेकिन पलक झपकने से पहले ही वह महिला उसे लेकर टीवी के अंदर समा गई और फिर टक की आवाज से टीवी बंद हो गया। फादर क्लॉक का पेंडुलम फिर हिलने लगा और अब घड़ी में समय था 12:15। सपना को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह बेसुध होकर गिर पड़ी। दोस्तों, तो मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं और मेरे आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।